मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन किया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर हेगल का अत्यधिक प्रभाव रहा और मार्क्स ने द्वंद्ववाद हेगल से ग्रहण किया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित भी नेट और संस्कृत के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करें। मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से आर्थिक उत्पादन में जैसे जैसे परिवर्तन होता आया, वैसे वैसे सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक वर्ग विभाजन आदि में परिवर्तन होता रहा, इसको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का अध्ययन विस्तार से करते हैं। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। अर्थात मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का पूरक है। अर्थात ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। मार्क्स के इस सिद्धांत को इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या मतलब इतिहास आर्थिक उत्पादन की शक्तियों के द्वारा ही निर्मित हुआ है, उसी प्रकार इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की बात करता है। अर्थात जैसे जैसे भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन होता आया, वैसे वैसे ही इतिहास में भी परिवर्तन होता आया है। यहाँ मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। अर्थात ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद उसका अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है। अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अनुभव मूलक आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद प्रस्तुत करता है। अर्थात अनुभव के आधार पर, अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अनुभव के आधार पर समझने का मार्ग प्रशस्त ऐतिहासिक भौतिकवाद करता है। यह द्वंद्वात्मक पद्धति की तरह दार्शनिक चिंतन का विषय नहीं है। अर्थात मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक पद्धति की तरह दार्शनिक चिंतन का विषय नहीं है। अर्थात ये कोई चिंतन का विषय नहीं है, बल्कि अनुभव मूलक विज्ञान की तरह सामाजिक और ऐतिहासिक चिंतन का विषय है। अर्थात अनुभव मूलक विज्ञान की तरह सामाजिक और ऐतिहासिक चिंतन का विषय। अर्थात सामाजिक जो गतिविधियां रही हैं, सामाजिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, उसी को ऐतिहासिक चिंतन का विषय बनाया है। ऐतिहासिक भौतिकवाद इस मान्यता से आरंभ होता है। मार्क्स कहता है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद इस मान्यता से आरंभ होता है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं। अर्थात इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं। मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति उसकी आर्थिक प्रगति पर निर्भर करती है। अर्थात उत्पादन की शक्तियां या उत्पादन के साधन किस प्रकार के हैं, उसी के आधार पर समाज का विकास भी होता है और वे राजनीतिक कानून सामाजिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। अर्थात जो उत्पादन की शक्तियां हैं, वे ही राजनीतिक कानून सामाजिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। अर्थात राजनीति, कानून और सामाजिक संबंध भी उत्पादन की शक्तियों पर ही निर्भर करते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज के दो तत्व हैं। मार्क्स ये कहता है कि समाज के दो तत्व होते हैं, एक होता है आधार और दूसरे अधिरचना। समाज के तत्व दो बताए हैं, आधार और अधिरचना। मार्क्स के अनुसार समाज का प्रमुख तत्व आधार। मार्क्स कहता है
कि समाज का प्रमुख तत्व आधार है, अर्थात उत्पादन प्रणाली। समाज का आधार मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली को माना है। आधार में परिवर्तन से अधिरचना अर्थात सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक व्याख्या में परिवर्तन आता है। अर्थात आधार में जब परिवर्तन आता है तो उसकी अधिरचना में परिवर्तन आता है। उत्पादन की शक्तियां आधार हैं तो उत्पादन की शक्तियां बढ़ेंगी या कम होंगी, उससे सामाजिक स्थिति, कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक व्याख्या में भी परिवर्तन आता है। मार्क्स के शब्दों में उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, मार्क्स कहता है कि उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध बदल जाते हैं। अर्थात जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता जाता है वैसे वैसे सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति होता है वो प्रेम जानता है, दूसरे व्यक्ति का सम्मान जानता है। धीरे धीरे व्यक्ति के पास में उत्पादन के साधन बढ़ते हैं, पैसे वाला होता जाता है और उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है। इस प्रकार मार्क्स का यह सिद्धांत सार्थक है। मार्क्स के शब्दों में उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध बदल जाते हैं। जैसे हम समाज में भी देखते हैं, जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है, मार्क्स कहता है कि जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता था, अर्थात जब आटा हाथ की चक्की से तैयार किया जाता था, तब सामंतवाद अस्तित्व में आता है। अर्थात जिस युग में आटा हाथ की चक्की से पीसा जाता था उस समय सामंतवाद अस्तित्व में आता है। जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगता है, अर्थात भाप के इंजन का आविष्कार हुआ और जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगता है, अर्थात आटा जब भाप की चक्की से पीसे जाना लगा था, तब पूंजीवाद का जन्म होता है। अर्थात जो ही प्रगति होती है वैसे वैसे व्यवस्था में परिवर्तन होता है, पूंजीवाद का युग आ जाता है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवस्था है। मार्क्स ने उत्पादन के साधनों के आधार पर इतिहास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अर्थात मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझाने के लिए 6 अवस्थाओं का वर्णन करता है। वो 6 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। पहली अवस्था है आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग का मतलब है जब पृथ्वी पर मनुष्य आया था, जंगली अवस्था में रहता था, उस स्थिति में न राज्य था, न वर्ग था, न समाज था और न ही परिवार का उद्भव हुआ था। इस अवस्था में न किसी का शोषण होता था और न किसी की संपत्ति थी और न किसी का परिवार। इसलिए ये युग शोषण मुक्त था। इस युग में किसी का भी शोषण नहीं होता था। वह युग था आदिम साम्यवादी युग। मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक अवस्था साम्यवादी थी। प्रारंभिक अवस्था साम्यवादी थी। इस पृथ्वी पर जो कुछ था वो सबका था। अपने परायपन की भावना का विकास नहीं हुआ था, मेरे तेरे की भावना का विकास नहीं हुआ था। उस दौरान जो भी था वो सबका था। व्यक्ति कंद मूल फल खाकर या जानवरों को मारकर खाकर अपना पेट भरता था। उस समय संपत्ति का उद्भव नहीं हुआ था। इसमें संपत्ति सामूहिक थी, अर्थात जो भी थी पृथ्वी पर जो कुछ था वो सबका था और शोषण का अभाव था। इस युग में किसी का भी कोई शोषण नहीं होता था, शोषण का पूर्ण रूप से अभाव था। मार्क्स की दूसरी अवस्था है दास अवस्था। आदिम साम्यवादी युग के बाद दास अवस्था आती है। मार्क्स के अनुसार हल के आविष्कार और कृषि अवस्था के आविष्कार के साथ कुछ लोगों ने भूमि पर आधिपत्य जमा लिया। आदिम साम्यवादी युग के बाद कृषि का विकास होता है। पत्थर का हल बना लिया जाता है, लकड़ी का हल बन जाता है। ऐसी स्थिति में कृषि अवस्था का आविष्कार होने के साथ साथ कुछ लोगों ने भूमि पर आधिपत्य जमा लिया या अधिकार कर लिया कि ये मेरी है, और कुछ लोग उनके अधीन रहकर कार्य करने लगे और जो शेष बचे वो पेट भरने के लिए उनके अधीन हो गए। इस प्रकार जिसने जमीन पर कब्जा जमाया वो स्वामी बन गया और जो उसके अधीन होकर पेट भरने के लिए कार्य करने लगे वो दास बने। उन्हें दास कहा जाने लगा। इस प्रकार समाज में 2 वर्गों स्वामी और दास में बट गया था। समाज 2 वर्गों में बट गया, स्वामी और दास। समाज में 2 वर्ग उत्पन्न हो गए, एक स्वामी और दूसरा दास।
मालिकों की संख्या कम थी और दासों की संख्या अधिक थी। इस दौरान मालिकों की संख्या कम थी और दासों की संख्या अधिक थी। मालिकों की संख्या कम होने के कारण उन्हें डर रहता था कि कहीं दास विद्रोह करके उनका अंत कर देंगे कभी न कभी। इस स्थिति से निपटने के लिए दासों पर नियंत्रण के लिए मालिकों ने राज्य सत्ता का उद्भव किया और इस दौरान दासों की शारीरिक शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सत्ता का उद्भव हुआ और जिनके द्वारा दासों पर नियंत्रण रखा जाने लगा। तीसरी अवस्था थी सामंती युग। जब दास प्रथा समाप्त होती है, धीरे धीरे विकास होता है। लकड़ी के हल और पत्थर के हल ने जब लोहे में परिवर्तित हुआ या लोहे के हल का विकास हुआ, लोहे के औजारों का आविष्कार हुआ, तो वह दास युग सामंती युग में बदल जाता है। तो अगला आता है सामंती युग। लोहे के हल और औजारों का आविष्कार होने पर बड़े बड़े सामंतों का उदय हुआ। जब तकनीक में वृद्धि हुई, लोहे का हल आ गया, लोहे का औजारों का आविष्कार हो गया, तो ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सामंतों का उदय हुआ। अब दास किसान बन गए और ऐसी स्थिति में जो दास थे वो अब किसान बन गए, वो सामंत के लिए कार्य करने लगे। उपज का कुछ हिस्सा सामंत को देते और अपना पेट भरते। सामंत किसानों का शोषण करते थे और सामंत किसानों से उत्पादन का अधिकांश भाग लेते थे। ऐसी स्थिति में किसानों का शोषण होता था। परंतु इसी समय मशीनों का आविष्कार हुआ। सामंती युग में ही मशीनों का आविष्कार हुआ और सामंती युग पूंजीवादी युग में बदल गया। मशीनी आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार होते बड़े बड़े कल कारखाने लग गए और ये सामंती युग पूंजीवादी युग में बदल गया। मार्क्स के अनुसार पवन चक्की के आविष्कार के साथ सामंतवाद आया। मार्क्स का कथन है कि जब पवन चक्की का विकास हुआ या आविष्कार हुआ तब सामंतवाद आया और भाप के इंजन के साथ पूंजीवाद अस्तित्व में आया। और जब भाप के इंजन का आविष्कार हो गया तो पूंजीवाद अस्तित्व में आया। पूंजीवादी युग। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में 5वें क्रम पे मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी युग आता है। पूंजीवादी समाज भी शोषण और शोषित दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित था। इस युग में भी एक पूंजीवादी वर्ग था, दूसरा शोषित वर्ग जिसको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं। शोषक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था, अर्थात जो शोषण करने वाले थे उनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था, जबकि शोषित वर्ग उद्योगों में श्रम करता था। और जो शोषित वर्ग था, श्रमिक वर्ग, वो केवल उद्योगों में श्रम करता था। वह श्रम बेचता था और अपना पेट भरता था। श्रम बेचने के अलावा उनके पास भी कोई काम नहीं था। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी वर्ग का उद्योगों के साथ राज्य जैसी संस्था पर भी नियंत्रण था। जो पूंजीवादी वर्ग था उनका उद्योगों पर ही नियंत्रण नहीं था, राज्य जैसी संस्था पर भी नियंत्रण उद्योगपतियों का था। जो पूंजीपति थे उनका नियंत्रण था, जिसका उपयोग श्रमिक वर्ग का शोषण करने, उनका दमन करने के लिए किया जाता था। और वे राज्य सत्ता का प्रयोग श्रमिकों का शोषण करने और उनका दमन करने के लिए किया जाता था। वैसे भी मार्क्स ने कहा है कि राज्य शोषण का एक तरीका है। वह शोषण मुक्त समाज का निर्माण नहीं कर सकता। राज्य एक शोषण का तरीका है और राज्य का निर्माण धनी वर्ग के धन की रक्षा करने के लिए हुआ है, न कि मजदूरों और कमजोर वर्ग की हितों की रक्षा की। इसलिए राज्य सत्ता का प्रयोग वे श्रमिकों का दमन करने के लिए किया करते थे। श्रमिकों को श्रम के बदले बहुत कम मिलता था, जिससे उनका पेट भर सकता था, घर का खर्चा नहीं चल सकता था, जिससे उनकी स्थिति दयनीय थी। इस प्रकार मजदूरों की स्थिति इस युग में बहुत खराब थी। वो श्रम बेचते थे लेकिन फिर भी पेट भरने जितना भी उनको मिलता नहीं था। और निरंतर जो पूंजीपति वर्ग था वो निरंतर पैसे वाला होता जा रहा था, पूंजी का केंद्रीकरण होता जा रहा था, बड़े बड़े पूंजीपतियों का निर्माण होता जा रहा था। इस प्रकार समाज में पूंजी का एकीकरण होने लगा था। इस कारण
मार्क्स के अनुसार पूंजीपति समाज में पूंजी का केंद्रीकरण होने लगा था। इस समाज में पूंजी का केंद्रीकरण होने लगा था, जिससे पूंजीपतियों की संख्या कम होती गई। धीरे धीरे कुछ पूंजीपति बढ़ने लगे और कुछ समाप्त हो गए। इस प्रकार पूंजीपतियों की संख्या कम होती गई और मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। पूंजीपतियों की संख्या कम होती गई और मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हो गई। लगातार मजदूरों की संख्या बढ़ने से उनको काम नहीं मिला, श्रम नहीं मिला, तो दिहाड़ी भी नहीं मिली या मजदूरी नहीं मिली। इससे उनकी स्थिति बहुत खराब हुई। शोषण के कारण चेतना का उदय हुआ। जब मजदूरों का अत्यधिक शोषण हो गया, कुछ काम ही नहीं चलने लगा, तो उनमें चेतना का उदय हुआ और मजदूर एकजुट हुए और उन्होंने सोचा कि हमारी स्थिति खराब होने का वास्तविक कारण ये पूंजीपति वर्ग है। इसलिए उन्होंने संगठित होकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। संघर्ष के फलस्वरूप वे संगठित होकर उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लेते हैं और मजदूर एकजुट होकर उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। पूंजीवाद धराशायी हो जाता है। इस प्रकार जब उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का कब्जा हो जाता है, श्रमिकों का अधिकार हो जाता है, तो पूंजीवाद धराशायी हो जाता है और सर्वहारा अधिनायकवाद अवस्था प्रारंभ होती है। इस प्रकार मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है, सभी मजदूर हैं, पूंजीपति बहुत कम थे। इस प्रकार मजदूरों का शासन आ जाता है। इसको सर्वहारा अधिनायकवाद अवस्था कहा जाता है। सर्वहारा अधिनायकवाद अवस्था आने पर तो ये पांचवा युग आता है, सर्वहारा अधिनायक तंत्र। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र अवस्था में श्रमिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं। इस अवस्था में उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का नियंत्रण रहता है। पूर्ण रूप से श्रमिक जैसा चाहते हैं वैसे करते हैं, नीति निर्धारण भी श्रमिक करते हैं, उत्पादन पर भी श्रमिकों का नियंत्रण रहता है। इसमें पूंजीवादी अवशेषों को मिटाया जाता है। इस अवस्था में सर्वहारा अधिनायक तंत्र में पूंजीवादी जो भी अवशेष होते हैं उनको मिटाया जाता है। इसमें पूंजीपतियों की संपत्ति छीन ली जाती है। इस युग में पूंजीपतियों की संपत्ति छीन ली जाती है और सार्वजनिक संपत्ति का उद्भव होता है और सार्वजनिक संपत्ति का उद्भव हो जाता है इस युग में, अर्थात जिस पर सबका नियंत्रण होता है और राज्य का अंत हो जाता है। इस अवस्था में राज्य का अंत कर दिया जाता है और राज्यहीन अवस्था आ जाती है। राज्यहीन, वर्ग विहीन, समाज विहीन अवस्था जब आती है तो ऐसी अवस्था को साम्यवादी युग कहा जाता है। अर्थात ये आदिम साम्यवादी युग से अच्छी थी, लेकिन इसको साम्यवादी युग, छठा क्रम जो इसका था, साम्यवादी युग आ जाता है, जिसमें सबका सब पर अधिकार होता है, सारी संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है। अंत में राज्य विहीन, शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है। इस अवस्था को केवेट ने साम्यवादी अवस्था कहा है। इस प्रकार लास्ट में राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना होती है। इसको केवेट नामक राजनीतिक विचारक ने साम्यवादी अवस्था कहा है। वैसे साम्यवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग केवेट ने किया था। इससे संबंधित भी कई बार फर्स्ट ग्रेड और नेट के एग्जाम प्रश्न पूछा गया है कि साम्यवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो केवेट ने किया था। किसने किया था? केवेट।